हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है ना। क्लास 10th का एनसीईआरटी का जो सिलेबस है आपका, तो वो लगभग अब समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 12 पे। 12वां चैप्टर, वो सारे चैप्टर्स प्लेलिस्ट में हैं आपके पास में, इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग 12वें चैप्टर की बात कर रहे हैं। 12वां चैप्टर जो हमारे सामने है वो है वृत्तों से संबंधित जितने भी आकृतियाँ होती हैं उसके क्षेत्रफल वो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। चैप्टर बहुत आसान है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी इसके आपके सामने आएंगी जो आपने पहले पढ़ ली हैं। बस आपको कुछ कैलकुलेशन यानी कुछ क्वेश्चंस करने हैं जिनमें थोड़ा कैलकुलेशन वर्क है। अगर साथ में जुड़े रहोगे तो इजीली समझ में आ जाएंगी सब चीज़ें, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे जो इसकी पहली प्रश्नावली बनती है हमारे पास में, यानी कि प्रश्नावली पहली बनेगी बेटा। प्रश्नावली आपके पास में है, इसकी बनेगी 12.1 है ना, 12.1। उसका हम लोग आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जैसे कि आपको इस चैनल पर देखने को मिलता ही है। इंट्रो का मतलब है चैप्टर का भी इंट्रोडक्शन हो जाएगा और इस एक्सरसाइज का भी इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी मतलब इस चैप्टर की नहीं बात करूं मैं, गणित को भैया मजे लेके पढ़ो, सीधी बात तो ये है। मैं सारी कॉन्सेप्ट क्लियर करता हुआ चलता हूँ, जितने भी चैप्टर्स कराए हैं एक एक इंट्रोडक्शन के साथ एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल कराया है, ठीक है नहीं। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि मैं इंट्रोडक्शन जब पढ़ाता हूँ तो इंट्रोडक्शन के बाद एक्सरसाइज के सारे सवाल कराता हूँ, ठीक है नहीं। तो वो अगर अमूमन मैं तुम्हें कोचिंग सामने से पढ़ाता कभी तो मैं ऐसा नहीं करता ना, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए भी देता है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं आपसे डायरेक्ट संपर्क में नहीं हूँ, तो मेरा सभी को दिमाग में रखते हुए कि सब स्टूडेंट्स हैं, क्या पता कौन से क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ जाए, इस वजह से मैं सारे क्वेश्चन कर देता हूँ। तो वीडियो को देखने का सही तरीका क्या रहता है उसको मैं बता दूँ आपको, कि जैसे मैं आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन का मतलब 12.1 में होने वाली वो सब बातें मैं आपको बता दूंगा जो उसमें इस्तेमाल होने वाली हैं, सीधी बात तो ये है, ठीक भाई। तो अब आप बिना 12.1 के सॉल्यूशन की वीडियो देखें, मतलब आपको वीडियो नहीं देखनी है, वीडियो आ जाएगी चैनल पे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन आपको अपने आप रफ कॉपी में वो चीज़ें लगाने का प्रयास करना है और फिर अपनी एबिलिटी को चेक करना है कि आप कितना सीख पा रहे हो, कितना कर पा रहे हो, ठीक है। नहीं तो भैया अगर मैं सब चीज़ें आप लोग देख करके करने की आदत पड़ गई तो वो इस चैनल का लाभ उतना नहीं होगा जितना आपको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि सब चीज़ें आपको अगर आदत पड़ गई कि सॉल्यूशन देखने की आदत अगर पड़ गई आपको, आप अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करोगे तो भैया कहीं भी फंस जाओगे, एग्ज़ाम में फंस जाओगे जा करके। कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिखाई दिया जो लीक से थोड़ा सा हटके है, जो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन, उसमें तुम्हारी जो है हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप इंट्रोडक्शन देखें और एक्सरसाइज के सवाल अपने आप करें। अगर दिक्कत कोई परेशानी आ रही है तो मैं भाई कहता हूँ वीडियो में जाइए, समझिए सवाल को, देन फिर अपने आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो यही सही तरीका है। नहीं तो भाई मैं अब भी कह रहा हूँ कि अगर आप पूरे सॉल्यूशंस देखोगे, क्योंकि मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरा कैमरा मेरा स्टूडेंट है, आपसे प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से मेरा आपसे कोई संपर्क नहीं है कि आप खड़े होकर मुझे कोई सवाल पूछ लो। तो मेरे को तो ये लगता है कि मुझे सारे क्वेश्चन करने चाहिए ताकि उसमें आपका सारा सॉल्यूशन मिल जाए। कुछ क्वेश्चंस को समझने में आपको दिक्कत आए तो आप इजीली उसको देख करके समझ जाए, ठीक है। चलिए आज बात करते हैं चैप्टर की। चैप्टर जो हमारे पास में 12वें चैप्टर की हम लोग बात कर रहे हैं कि इसके अंदर है वृत्त से संबंधित जितनी भी आकृतियां हम देखने को मिलती हैं। अच्छा, आप अपने आसपास बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं, आपको वृत्त की संबंध में कितनी आकृतियाँ मिलती हैं भैया। आपको गाड़ी का पहिया भी वृत्त जैसा दिखाई देता होगा। एक वो कहावत है ही है कि पैसा गोल रोटी गोल, वो कैसे है आपके पास में, ठीक है ना। तो वो गोल मटोल ये जी जितनी भी गोल गोल दिखने वाली चीज़ें हैं, पहिया आपके पास में, ठीक है। चाहे वो आपके क्रिकेट का ग्राउंड ही हो गोल, चाहे आपके पास में वो भाई कोई डिज़ाइन घर में है, या गोल संबंधित रोटी गोल, है ना। तो और भी चीज़ें हैं आपके पास में जो वृत्त से संबंधित आकृतियाँ रखती हैं। मतलब समझ लो जैसे हमारे पास में वृत्त है, इस वृत्त का एक हिस्सा हमने जैसे कट कर दिया तो इस तरीके का जो हिस्सा है ये भी तो वृत्त से ही संबंध रखता है। या मैं किसी वृत्त को ऐसे कट कर दूं, कैसे कट कर दूं भैया, ऐसे कट कर दूं, ठीक है नहीं। जैसे हमारे पास में घर में पिज़्ज़ा आया गोल वाला, इस तरीके से उसका एक हिस्सा काट के ये हमने उठा लिया और खा लिया। तो ये जो आकृति है, ये आकृति भी वृत्त से संबंधित आकृति है। और भी बहुत सारी आकृतियां हैं आपके सामने जो कि आप इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। क्वेश्चंस के अंदर आपको उनके नाम देखने को मिलेंगे और उन्हीं के संबंध में हमें क्षेत्रफल उन सबके निकालने रहेंगे। क्षेत्रफल का मतलब समझते ही हो आप
क्योंकि छोटी क्लासेस के अंदर बेटा आप लोगों ने बहुत सारे क्षेत्रफल सीखे हैं। जैसे आयत का क्षेत्रफल सीखा है सबसे पहली बात, है ना, आयत का क्षेत्रफल सीखा है आपने बात। उसके बाद में वर्ग वाला सीखा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है ना, आपके पास में। फिर ऐसे ही समांतर चतुर्भुज होता है, ऐसी सी टर्म्स के सब के आपने सीखे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सीखा है, ठीक है मेरे बेटा। फिर आपने सीखा त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखा है। अब ऐसा नहीं होगा कि मैं आप कहो कि अभी बोर होने लग जाओ का क्षेत्रफल के सर शायद अब जो है आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज, इन सब का मैं टर्म्स आपको दोबारा से फिर रिकॉल कराऊं तो वो बड़ा लंबा फेज हो जाएगा, क्योंकि ये छोटी क्लासेस में आपने बहुत चीज़ें सीखी हैं। और जब क्वेश्चंस करेंगे बीच बीच में कहीं आएंगे तो फॉर्मूले वहीं डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें शायद आपको पता होंगी, और अगर पता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं पता तो बहुत ही गंभीर बात है, सोचने वाली बात है। आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आपको इन सभी के फॉर्मूले आपको पता नहीं है, ठीक। ऐसा नहीं है, क्योंकि अब त्रिभुज निकाल के क्षेत्रफल निकालने के भी कई तरीके हमने बताए हैं पहले पूरा छोटी क्लासेस के अंदर। अब ऐसा थोड़ा है कि ये सब डिस्कस किया जाए यहाँ, ये नहीं होगा, है ना। तो अब सीधा हम क्लास 10th के बारे में बात करेंगे। और क्लास 10th में हम लोग व्रत अभी पढ़ के आए हैं, चैप्टर नंबर 10 हम पढ़ के आए हैं व्रत। उससे संबंधित कुछ 2-4 बातें बता के चलते हैं। तो व्रत को ही लेके चलते हैं। सबसे पहले व्रत हमारे पास क्या है, तो व्रत अगर हम एक व्रत बना लें तो ये व्रत है हमारे पास, ठीक है मेरे भाई। और अगर इसकी त्रिज्या को, मैं, ये त्रिज्या है, सिंपल सी बात है, इस त्रिज्या को मैं ओ कह दूं, उसको मैं पी, तो जो ओ पी है अगर उसको मैं आर कह दूं, तो व्रत की जो त्रिज्या है, व्रत की त्रिज्या, उसको हम कह देते हैं, अधिकतर डिनोट करेंगे हम आर से। किससे करेंगे? आर से। तो ये जो आर है इसकी व्रत की त्रिज्या है। तो अब कुछ टर्म्स हैं इसकी, कुछ पद हैं, कुछ इससे संबंधित कुछ बातें जिसको जान लेना जरूरी है। वैसे वो छोटी क्लास में आपने सीखी होंगी, बट कोई बात नहीं, हम दोबारा रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे सबसे पहले व्रत का व्यास क्या होता है, व्रत का व्यास, ठीक है। व्रत का व्यास क्या होता है? व्रत का जो व्यास होता है वो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2r। पर सीधी बात है भाई, सीधी बात क्या कि व्यास ये होता है, और आपको पता है त्रिज्या को इधर भी त्रिज्या इधर भी त्रिज्या, तो ये 2r ही होगा ना, ये भी r तो ये भी r, दोनों को जोड़ के 2r बनता है। एक होता है व्रत का परिमाप, व्रत का परिमाप, ठीक भाई, व्रत का परिमाप, पेरीमीटर इंग्लिश में बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। और इस परिमाप की जगह हम लोग एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं गणित में, मेंसुरेशन के अंदर। परिमाप हम लोग अधिकतर यूज़ करते थे जैसे आयत के लिए, वर्ग के लिए, त्रिभुज के लिए, है ना, समांतर चतुर्भुज के लिए। तो व्रत के लिए एक शब्द और यूज़ किया जाता है, उसको कहते हैं परिधि, ठीक है, परिधि, सरकमफ्रेंस अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है नहीं, आपके पास सरकमफ्रेंस वो होता है आपके पास में 2πr, ठीक है नहीं, 2πr, ठीक है, 2πr। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और व्यवहारिक रूप से परिमाप का मतलब क्या है? परिमाप किसी भी आकृति की बाहरी जो माप है, मतलब कहने की बात यह है कि अगर मैं इसकी बाहर की जो बाउंड्री है या बाहर की जो परिसीमा है, इसको नाप के देखूँ कितनी है। समझ में आई बात? भाई लेटेस्ट समय है तो यहाँ से एक आदमी को बैठाओ गाड़ी में और मीटर चालू करो, देखो कितने किलोमीटर घूम के एक चक्कर काटेगा इस तरीके से। तो ये जितनी भी दूरी चलेगा, ठीक है, वो उसका परिमाप हो जाएगी। या सिंपल सी बात है, आपके पास में कोई तार है गोल वाला, उसका परिमाप निकालना, उसको बीच में से काट लीजिए, उसको लंबा तार खींच के बना लीजिए, तो इसका जो लंबाई रहेगी वो इसकी परिमाप होगी, इस व्रत का परिमाप रहेगी, व्रत का परिमाप। तो परिमाप समझ में आ रही है बात? परिमाप का मतलब क्या है कि वो अलग अलग शब्दों में कह सकता है कि अगर मेरे पास एक वृत्ताकार खेत है, उसके चारों तरफ मुझे रास्ता बनाना है, या उसके तरफ चारों तरफ मुझे एक तार लगाना है, तो सीधी बात होगी कि परिमाप से संबंधित बात हो रही है आपके पास में, है ना। परिमाप शब्द बहुत कम इस्तेमाल किया जाएगा, आप हमेशा ध्यान रखना, मैं परिधि शब्द इस्तेमाल करूँगा, सरकमफेरेंस यूज़ करूँगा। सरकमफेरेंस जो है इसको बोलते हैं हम लोग, और परिमाप को पेरीमीटर, व्यास को डायमीटर बोलते हैं, और त्रिज्या को रेडियस है। ये चीज़ें आपको लिख लेनी चाहिए, याद रख लेनी चाहिए, ठीक है, आपके पास में, क्योंकि आगे गणित आपको अंग्रेजी में पढ़ने को मिलेगा। एक चीज़ और है जो कि हम लोग जिस संबंध में हम बात कर रहे हैं वो है क्षेत्रफल को लेकर के। क्या है? क्षेत्रफल। तो बेसिकली आपने बहुत बार पढ़ा है व्रत का क्षेत्रफल, पहले ही पढ़ा है व्रत का क्षेत्रफल, ठीक है, व्रत का क्षेत्रफल, ठीक है, वो होता है πr स्क्वायर, ठीक है, आपके पास में πr स्क्वायर। अब
पाई आर स्क्वायर, आर आपको पता ही है त्रिज्या है, ठीक है मेरे भाई, आर क्या है, त्रिज्या है। लेकिन अगर हम लोग मात्रक की बात करें कि व्यास एक क्या होती है, एक लंबाई है, तो इसका मात्रक जो मात्रक रहेगा या तो सेंटीमीटर में आएगी, है ना, आपके पास में कोई भी इकाई हो सकती है, मैं इकाई लिख दे रहा हूँ, यूनिट लिख दे रहा हूँ, कोई भी इकाई, इकाई का मतलब अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में रहेगा, मीटर में बात हुई तो मीटर, किलोमीटर में बात है तो किलोमीटर होगा, जो भी है ना। परिधि जो है यानी कि परिमाप है वो भी लंबाई ही है ना, लेंथ ही है, तो उसका मात्रक भी बेटा, उसका मात्रक भी इकाई, कोई भी इकाई आ सकता है ना, आपके पास में सेंटीमीटर, मीटर जो भी है। और वृत्त का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक आपने बचपन में ही पढ़ा था, कक्षा 8 में भी हमने मानक साइंस में भी पढ़ा है यार। क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है वर्ग सेंटीमीटर या मीटर वगैरह होता है, तो हम इसको वर्ग इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग इकाई। इकाई का मतलब है, इट मीन्स कि इकाई की जगह जैसा भी आपको दिया गया है वैसे इस्तेमाल कर लेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर कर लेंगे, और अगर मीटर है तो मीटर कर लेंगे, ठीक भाई। तो इन फॉर्मूलों को अगर नोट करना चाहो तो आप पॉज करके वीडियो को आप नोट कर सकते हो, ठीक है। हम अब थोड़ी सी बात आपको एक और बता दें इसमें जो कि ज़रूरी है। लेट्स टॉक अबाउट पाई। पाई के बारे में बात करें, पाई, है ना, ये पाई है, ये क्या है, पाई। पाई पाई वैसे तो एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्यों है, कैसे है, क्या है? भाई साहब बहुत ब्रीफली वीडियोस बनी है, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है। चैप्टर नंबर 1 हमारे इस चैनल पे उपलब्ध है, वास्तविक संख्या है। अगर मेरे चैनल पे वो चैप्टर आपने करा होगा तो आपके दिमाग में क्वेश्चन कभी भी नहीं उठेगा कि पाई अपरिमेय संख्या क्यों है। लेकिन मैं भी यहाँ समझाने के मूड में नहीं हूँ कि पाई अपरिमेय संख्या क्यों है। इस क्यों का जवाब मैं आपको यहाँ नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि इस क्यों का जवाब आपको चैप्टर नंबर 1 की इस वीडियोज़ में मिल जाएगा। उसमें सारा यही डिस्कशन है, परिमेय अपरिमेय का ही। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू लेके चलते हैं 22/7। अब कुछ लोगों के बुद्धिजीवी ऐसे लोग हैं, कुछ कहेंगे कि सर पाई आप 22/7 वैल्यू ले रहे हो। 22/7 जो है एक क्या है, एक क्या है, ये तो एक परिमेय संख्या है, ये तो एक परिमेय संख्या है, ये तो एक परिमेय संख्या है। तो सर जी हाउ कैन, ये कैसे पॉसिबल है कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो जाएगी? ऐसा दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा। तो बेटा सुन लो मेरी बात, 22/7 हम लोग इसकी लगभग में वैल्यू लेते हैं वैसे, या फिर हम लोग लिखते हैं 3.14। वैसे इसकी वैल्यू 16 समथिंग कुछ आगे तक भी है। आपको समझ में आ रहा कि दशमलव के बाद में जो दशमलव के आगे जो स्थिति है वो अनावर्ती और अशांत है ना। इस कारण ये हमारे पास में अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हो? जिन्होंने परिमेय संख्या पढ़ी होगी ना वो समझ रहे होंगे। और आपकी बात, क्वेश्चंस को क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो 22/7 कैसे वैल्यू ले रहे हैं? तो ये केवल हम लोग केवल गुणा भाग नहीं, कैलकुलेशन के लिए। किसके लिए? कैलकुलेशन के पर्पज से हम लोग इसकी वैल्यू 22/7 लेते हैं, जो कि इसका निकटतम मान है, मतलब इसकी लगभग वैल्यू है, परफेक्ट वैल्यू नहीं है। परफेक्ट वैल्यू तो उसकी पाई की वैल्यू जो है हमारे पास में 1416 समथिंग कुछ आगे बनती है जा करके, वो आपकी किताबों में है। और किताबों में क्या है वो पहले चैप्टर में भी बहुत अच्छे से डिस्कस हुई है। तो कैलकुलेशन के पर्पज से, ताकि आपका कैलकुलेशन वर्क आसान रहे, थोड़ा कम रहे, हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी कि कुछ लगभग में वैल्यू हम लोग 22/7 कुछ जगह हम लोग केवल 3.17 हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग केवल किसके लिए? कैलकुलेशन के पर्पस से, है ना, कैलकुलेशन के पर्पस से। बाकी अगर वैल्यू कभी पाई की पूछी जाए तो 22/7 वैल्यू नहीं होती है, ये एक लगभग मान है, ठीक। तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अब आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि लेट्स टॉक अबाउट, अगर पाई की बात करें तो पाई की वैल्यू हम लोग इस चैप्टर के अंदर जैसे भी 22/7 लिखेंगे, या फिर 7 लिखेंगे, या फिर 3.14 लिखेंगे, 3.14 लिखेंगे। तो जैसे भी कैलकुलेशन के अंदर कैलकुलेशन होगी, अगर हमें कंफर्टेबल महसूस हो रहा है 22/7 से कैलकुलेशन कम करनी पड़ रही तो हम इससे इस्तेमाल कर लेंगे। अगर हमें लग रहा है कि 3.14 रख के काम चलाने में फ़ायदा है तो हम इसको रख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
तो भाई बस ये थोड़ी सी बातें हो चुकी हैं संबंध में, और पहली एक्सरसाइज में भी ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं है फालतू। वृत्त से संबंधित क्वेश्चंस हैं, वृत्त से संबंधित आकृतियों संबंध में क्वेश्चंस आपके दूसरी एक्सरसाइज में जाएंगे। तो अब एक एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मान लेके चलो एक क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन है कि लिखा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूले अप्लाई करने आ जाए। त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास, ठीक है, परिधि कहो या परिमाप कहो, तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो। दैट इज अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कर दे रहे हैं, उसके बाद चलते हैं कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास, परिधि, क्षेत्रफल, ताकि मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ कि आपको अप्लाई करने आ जाए फॉर्मूले, ज़्यादा आपको ऐसा महसूस ना हो कि फॉर्मूले कैसे अप्लाई करना है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। चलिए अब सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ, हमें कहा है व्यास, तो वृत्त सबसे पहले आप देखिए त्रिज्या कितनी है 7। देन हम कह सकते हैं जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन जब हम क्वेश्चन का करेंगे, तो जो r है दैट इज़ 7 सेंटीमीटर। तो जो व्यास बनेगा वो बनेगा 2r। लुक एट हियर, यहाँ पे देखिए 2r, इकाई तो हमारे पास सेंटीमीटर है, यानी कि 2 × 7 यानी 2 × 14 सेंटीमीटर। सीधी बात है भैया, सीधी बात है। और अगर हम लोग दूसरे नंबर पे निकालना, मेरे को परिधि, क्या निकालना है, परिधि निकालते समय 2πr वाला फॉर्मूला लगेगा। परिधि निकालते समय 2πr, और पाई की वैल्यू वही लेंगे कंफर्टेबल जिसमें होंगे, इसमें या इसमें। तो जैसे 2 × पाई × 7। अच्छा देखो, अगर मैं 3.14 रखूँ तो शायद मुझे कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी नहीं। लेकिन अगर मैं बेटा 22/7 ले लूँ, 22/7 ले लूँ तो मुझे आसान पड़ेगा। वाई क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा। तो यही स्थितियाँ देखनी है कि अगर 22/7 रख के काम चल रहा है, बढ़िया, मतलब आपको सहूलियत कहाँ है भाई साहब, ये रख लो, ये रख लो, आंसर तो वही आना। फिर भी अगर ये रखूँगा तब भी काम चल के वही आंसर आएगा। लेकिन अगर वो बस कैलकुलेशन में आपको अपना कंफर्ट देखना, आपको अपना थोड़ा सा सेफ जोन देखना कि इसमें आपको सही लग रहा है। 7 से 7 कटा और 22 दूनी 44 होते हैं, तो 44 सेंटीमीटर जो है इसकी परिमाप आ गया, परिधि आ गया। एक चीज़ और निकालनी है मेरे को, वह है क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का, ध्यान रखनी। फॉर्मूला होता है πr²। πr² का मतलब, पाई की वैल्यू यहाँ भी 22/7 रखो, r² का मतलब क्या है, 7 का स्क्वायर, या फिर लिखें 22 × 7 × 7/7। 7 से 7 कटा और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154, यानी कि 154 वर्ग सेंटीमीटर जो है आपका बेटा इसका क्षेत्रफल बन जाएगा। तो ये चीज़ें मैंने थोड़ी सी आपको बताई हैं और इंट्रोडक्शन की, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ यार हम लोग अब जुड़ रहे हैं चैप्टर से। भैया मज़े लेके करो क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके। अब इस एनसीईआरटी में आपका सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, उसको करके हम लोग फिनिश कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन खत्म, फिर हम एक्सरसाइज में प्रवेश करते हैं, ठीक है। चलिए आपके पास में करते हैं इस एग्जाम्पल नंबर 1 को। चलिए एनसीईआरटी के अंदर इस चैप्टर में 12.1 में कहने को सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया गया है। कहने को क्या है ही एक एग्जाम्पल, तो हम लोगों ने इसको करने का प्रयास करते हैं ताकि चीज़ें और भी क्लियर हो जाएं आपके सामने, ताकि आप एक्सरसाइज में जाके कॉन्फिडेंट फील करो, है ना भैया। क्वेश्चंस ऐसे करना है जैसे घरेलू क्वेश्चन हो, घरेलू का मतलब अपने घर का काम कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें सारी ऐसी बातें होने वाली हैं, इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस आपसे जुड़े हुए ही आएंगे। बस आप अपनी कैलकुलेशन बढ़िया रखना और अपने कॉन्सेप्ट अच्छे रखने, फॉर्मूले आपको अच्छे पता होने चाहिए। देखिए चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार खेत है, वृत्ताकार खेत का मतलब गोल खेत है किसी के पास। ऐसा खेत देखने को तो मिलता नहीं भाई, लेकिन चलो ठीक है, गणित वालों के पास होंगे तो हम ये यूज़ कर लेते हैं। एक वृत्ताकार खेत हमारे पास में है, खेत पर 24 रुपये, है ना, 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा जो है इतना है। समझ रहे हो ना, बाड़ लगाने खर्चे का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक वृत्ताकार खेत इस तरीके से है मेरे भाई, मैं कह रहा था अभी इसके चारों तरफ बाड़ लगानी है, तो बाड़ लगाने का मतलब ये चारों तरफ इसके तार वार कुछ लगाना रहेगा, ऐसा करके यूँ, ठीक।
वो कहता है कि 1 मीटर के प्रति मीटर का मतलब 1 मीटर के मैं 24 रुपये लूँगा, टोटल खर्चा आएगा आपका 52 यानी कि 5,280 रुपये। ठीक भाई, चलो उसकी बात हम समझ लिया। अब कह रहा है कि इस खेत की दर अगर हम लोग 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी जुताई कराई जानी है, मतलब जुताई का मतलब समझ दो ना, आप इसके अंदर हल चलवाना है हमको कुछ, ठीक है, ट्रैक्टर वगैरह से, तो खेत की जुताई में कितना खर्चा आएगा ये बताना। लेकिन समस्या कहाँ है, आप लोग देख रहे हैं सर, देख रहे हो इसके अंदर समस्या कहाँ है। इस खेत के बारे में मैं खर्चा पानी सब दे दिया कि इतना कराने में इतना खर्चा आया था, किसी आदमी ने कराया होगा खर्चा, कहा भाई इस खेत की बाढ़ कराने में इतना खर्चा लगा था, तुम जुताई करने में अपना बताओ कितना खर्चा आएगा। लेकिन हमें प्रॉब्लम कहाँ है इस क्वेश्चन में, हमें इसमें त्रिज्या नहीं दी गई है, आर नहीं दी गई है, आर जो है मेन प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो अब आपको ये टेक्निक किसी भी हिसाब से पहले आपको आर निकालना पड़ेगा, उसी के बाद आप अगला काम कर पाएंगे, क्योंकि व्रत के जितने भी बेटे फॉर्मूले हैं वो आर के बिना, ऐसा फॉर्मूला ही कोई नहीं है व्रत संबंध में कि जिसमें आर का जिक्र ना होता हो, ठीक। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उस ऊपर वाले से ही, जो ऊपर उसने लाइन लिखी है, ठीक है। कहला एक वृत्ताकार खेत पर 1 मीटर के लिए इतना खर्चा आता है, टोटल खर्चा इतना आता है, ठीक भाई आपके पास में। तो चले, अगर मैं हल करूं क्वेश्चन को, सॉल्यूशन निकालूं और मैं बाड़ की पूरी लंबाई निकालूं, बाड़ की लंबाई, ध्यान से देखना बेटा, बाड़ की लंबाई मतलब बाड़ की लंबाई का मतलब है कि इस वृत्ताकार खेत के चारों तरफ कितनी बाड़ इस पे लगाई गई है। वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा हमारे पास में कि कुल कितना खर्च लगा है, कुल खर्च जो हुआ है, टोटल खर्चा जो हुआ है, और 1 मीटर या फिर ये क्या प्रति मीटर खर्च, या फिर ये कह सकते हैं प्रति मीटर खर्च। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। इस प्रति मीटर खर्च को मैं दूसरे शब्दों में लिख सकता था कि 1 मीटर के लिए कितना खर्च है, प्रति मीटर का मतलब समझ रहे हो ना, लिख सकते हैं भैया 1 मीटर का खर्च, ऐसे भी लिख सकते हैं का खर्च, ठीक है मेरे भाई। तो मेरी बाड़ की लंबाई आ जाएगी, बाड़ की लंबाई आने का मतलब क्या है, बाड़ की लेंथ अगर मैं निकाल दे रहा हूँ, बाड़ की लंबाई का मतलब क्या है कि क्या है अगर दिमाग लगाया जाए तो परिधि आ जाएगी। ये बाड़ की लंबाई क्या कहती है, ये कहती है कि वृत्ताकार खेत की परिधि निकल के आ जाएगी हमारे पास में, परिधि, ठीक है। दैट इज इक्वल टू कुल खर्च कितना लगा इसमें 5,280 और बटे 24, ठीक है। कैलकुलेशन अगर किया जाए तो आई थिंक ये आ जाएगा 220 रुपये, 220 मीटर में काम कर रहे हैं तो मीटर आ जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, इसको भाग करोगे तो इतना ही आएगा, है ना। कैलकुलेशन तो इतना तो कर ही लोगे यार, क्लास 10th के बच्चे हो, कम से कम इतनी कैलकुलेशन तो बनती है यार, है ना। ये सब थोड़ा चीज़ें कराई जाएंगी आप। अब चलिए ठीक है, यानी कि परिधि, और परिधि अगर हम लोग बात करें अगर उस वृत्ताकार खेत की त्रिज्या हम लोग इसको यहाँ ना बना करके यहाँ बना दो, ऐसे करके याद रखने के लिए, इसकी त्रिज्या अगर मैं r कह दूँ तो परिधि का फॉर्मूला क्या था कि 2πr, ठीक है ना। 2πr इज इक्वल टू आ जाएगा 220, या r इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 220/2π। पाई की वैल्यू क्या रखना पसंद करोगे बताओ, 22/7 रखना पसंद करोगे या 3.14 रखना पसंद करोगे, ये करोगे, क्योंकि इसमें ये कैलकुलेशन में आसानी पड़ेगी। देख कैसे 220/2 गुणे 22/7 ऊपर चला जाएगा, और 22 ही कम 22 10 आ जाएगा, 2 करें 5, तो आर का मान आ जाएगा आपका 35 मीटर त्रिज्या। कितनी आ जाएगी 35 मीटर की त्रिज्या। बस भाई हो गया काम। अब खेत को जोतने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत, किस पद को हमें निकालना पड़ेगा, हमें खेत का क्षेत्रफल ही तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले निकाल लेंगे वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, बस हो गया काम। दैट इज इक्वल टू πr², और पाई की वैल्यू रखो 22/7, r² का मतलब 35 का स्क्वायर, नहीं कि 35 × 35, 7 पंजे 35 बार कटेगा,
और मेरे भाई इसको कैलकुलेट अगर कर लें तो मैं डायरेक्ट देख लूँ किताबों से, ये काम तो आप खुद भी कर सकते हो ना। ये आ जाएगा मेरे पास में, इसको ऐसे ही रखा उन्होंने 22 गुणे 5, हाँ ऐसे कर सकते। देखो मैं बताता हूँ अभी क्या बात है। वर्ग मीटर, देखो कैलकुलेशन वर्क अभी बाकी है तो आप इसे पूरा कैलकुलेट ना करें क्योंकि अभी कुछ काम बाकी है, इसको यहीं छोड़ दें। अब इसकी दूसरी लाइन पाए, ये कह रहा है कि इस खेत की प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 वर्ग मीटर को जोतने में इतने पैसे ले रहा है, 50 पैसे, 0.50। तो भैया इतने को खर्च इतनों को करने के लिए, क्योंकि हमारे पास टोटल क्षेत्रफल कितना है, इतना है, कितने पैसे लेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पैसे की गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, तो एक लाइन लिख सकते हो कि 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर, ठीक है, या फिर प्रति वर्ग मीटर भी लिख सकते हो आप, प्रति वर्ग मीटर जुताई का खर्च जो है वो कितने रुपए है, 0.50। ठीक है, एक वर्ग मीटर का है, ये किसका है, एक वर्ग मीटर का। तो हमें कितने वर्ग मीटर का निकालना है, इतने का। तो लिख दो यहाँ पे 22 गुणे 5 गुणे 35 वर्ग मीटर। ठीक है, जुताई का खर्च कितना आ जाएगा, 0.50 गुणे 22 गुणे 5 गुणे 35। भैया कैलकुलेशन कर लेना जितने रुपए होंगे, लगभग ये आएगा 1920-1925, क्योंकि इसमें मैं यहाँ टाइम लगाकर वीडियो को लेंथ नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि चीज़ें तुम कर सकते हो भाई क्लास 10 पर। तो इतने रुपए 1925 रुपये टोटल खर्चा आएगा। ठीक है, तो हाँ ये पूरा का पूरा हमारे पास में इसका सॉल्यूशन था। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक में भी है, मैं इंट्रोडक्शन में सारे एग्जाम्पल कराता हूँ तो मुझे कराना सही लगा ये। ठीक है, चलिए ये हमारे पास था इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा वीडियो नंबर जो हमारा नेक्स्ट आएगा उसको देखने से पहले अब आपके पास में 12.1 के 5 क्वेश्चन है, उनको लगाइएगा बैठ के और देखने कोशिश करना कितने क्वेश्चन आप खुद लगा पा रहे हैं, और अपने आप को टेस्ट करिएगा कितना आपने सीखा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।